हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड पीटीआई की एग्जाम में राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, प्राग ऐतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं कालीबंगा, तिलवाड़ा, गणेश्वर और बैराट। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, गणेश्वर। यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। गणेश्वर सभ्यता एक ताम्र युगीन सभ्यता है। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं कैसी सभ्यता है। ताम्र युगीन सभ्यता है जो कि सीकर जिले के नीमका थाना में कातली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? कातली नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इसके कई नाम मिलते हैं, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। इसके अलावा ताम्र संचयी नगरी और इसके अलावा पुरातत्व का पुष्कर आदि नामों से इसको जाना जाता है। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले 1972 ईस्वी में की जाती है। 1972 में इसकी खोज होती है और किसके द्वारा की गई? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, आरसी अग्रवाल के द्वारा 1972 में इसकी खोज की जाती है। जबकि इसका उत्खनन का जो कार्य है वो 1977 से लेकर के 1978 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1972 में खोज होती है रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, जबकि इसका उत्खनन जो है वो 1977 से 78 के मध्य रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा किया जाता है। इस सभ्यता के आवास की बात करें तो राजस्थान की एकमात्र सभ्यता है जिसमें मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। गणेश्वर सभ्यता में मकान बनाने के लिए केवल और केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और याद रखें यहाँ से 99% शुद्ध तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और कहते हैं कि यहाँ से तांबे का जो व्यापार है, तांबे के उपकरणों का जो व्यापार है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में किया जाता था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, गणेश्वर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बैराट का उत्खनन किया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं के.एन. पुरी, डी.आर. साहनी, दयाराम साहनी, एच.डी. साकलिया और वी.एन. मिसर। तो यहाँ पे हम बैराट सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिसको हम विराटनगर कहते हैं। तो बात करें विराटनगर की, जो कि जयपुर में स्थित है। विराटनगर या बैराट कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। और याद रखें ये एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है जो कि प्राचीन समय में मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। इसके अलावा याद रखें बैराट जो है वो एक लोह युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता। दोस्तों इस सभ्यता के जो अवशेष हैं वो बीजक की पहाड़ी या बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव की डूंगरी से मिले हैं। यहाँ पर उत्खनन की बात करें तो उत्खनन का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? डी.आर. साहनी या फिर दयाराम साहनी। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया जाता है। याद रखें 1936 से लेकर के या 1936-37 के बीच में यहाँ पे उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। और आगे चल कर के 1962 से 1963 के मध्य यहाँ पे उत्खनन का जो कार्य है वो नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया जाता है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बैराट से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से गोल मंदिर, जिसको हम गोल चैत्य कहते हैं, जो कि हीनयान शाखा से संबंधित है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और याद रखें बैराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कहाँ से मिला है? बीजक की पहाड़ी से। कौन सा अभिलेख मिला है? अशोक का भाब्रू अभिलेख जो है वो कहाँ से मिला है? बीजक की पहाड़ी से मिला है, जो अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं भाब्रू अभिलेख जो है वो कहाँ से मिला है? बैराट से, बीजक की पहाड़ी से मिला है, जो अशोक का बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण
माना जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 दयाराम साहनी या फिर DR साहनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं राजौरगढ़, जालोर, मेड़ता और मंडोर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजौरगढ़, जो कि वर्तमान में अलवर ज़िले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अलवर में। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसका प्राचीन नाम जो है वो क्या मिलता है? राजौरगढ़ का प्राचीन नाम पारा नगर मिलता है। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखिए यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार कालीन बहुत ही शानदार मंदिर है जिसे नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? राजौरगढ़ अलवर में स्थित है नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव ने लगभग 960 ईस्वी के आसपास करवाया था। कब करवाया था? लगभग 960 ईस्वी के आसपास। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 राजौरगढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं महमूद खिलजी सेकंड, मेदिनी राय, मुजफ्फर और महमूद खिलजी फर्स्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महमूद खिलजी सेकंड। जबकि याद रखें महमूद खिलजी प्रथम जो है वो राणा कुंभा के समकालीन था। किसके समकालीन था? राणा कुंभा के समकालीन। आपको याद होगा 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है जिसमें राणा कुंभा ने मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। और इस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और जो विजय स्तंभ है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा याद रख सकते हैं ये 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला इमारत है। इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 122 फीट है। इसके वास्तुकार जो है वो इसके वास्तुकार कौन थे? जेता। विजय स्तंभ के जो वास्तुकार हैं वो कौन थे? जेता। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 महमूद खिलजी सेकंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? ऑप्शन आपको दिए गए हैं बंगाल, बिहार, मालवा और काबुल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 बिहार। दोस्तों आपको याद होगा जब हमने पीछे की क्लास में आमेर के कछवा राजवंश को पढ़ा था उस समय मानसिंह के सभी अभियानों की चर्चा हमने की थी। सबसे पहले मानसिंह को रणथंबोर अभियान में भेजा गया। और कब भेजा गया? 1569 ईस्वी में। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मानसिंह को कहाँ भेजा जाता है? रणथंबोर अभियान भेजा जाता है 1569 ईस्वी में। और इस समय यहाँ का राजा कौन था? सुरजनहाड़ा था। रणथंबोर का राजा कौन था? सुरजनहाड़ा। और मानसिंह के प्रयासों से 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, लेकिन सुरजनहाड़ा ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। दूसरा अभियान है मानसिंह का गुजरात अभियान 1573। दूसरा अभियान 1573 गुजरात अभियान। और तीसरे नंबर पे आता है 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर की शाही सेना का सेनापति बनाया गया था मानसिंह को। इसके बाद 1576 के बाद 1585 में मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया। और 1585 के बाद 1587 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 बिहार। 1587 में बिहार का सूबेदार बनाया गया और 1587 से लेकर के 1594 ईस्वी तक ये बिहार का सूबेदार रहा। उसके बाद 1594 ईस्वी में इसे बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है और जब तक जिएगा तब तक ये बंगाल का सूबेदार रहेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं
1981, 82, 85 और 1980। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1985। जबकि याद रखें 1981 ईस्वी में इसे रामसर साइट आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था। कब किया गया? रामसर साइट में कब शामिल किया गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को? 1981 ईस्वी में। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 1981 में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, 1985। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर तालिका फर्स्ट में दिए गए स्थानों की नदियों के साथ तालिका सेकंड में वर्णित उनके उद्गम स्थलों को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ। माही नदी का जो उद्गम है वो है मेहद झील। यदि चंबल की हम बात करें तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ियाँ। और बनास का जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियाँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर तालिका 1 को तालिका सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो देखिए जयगढ़ का जो किला है वो कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। जयगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। त्रिकूट पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में, जिस पर सोनार का किला स्थित है। जबकि त्रिकूट पर्वत यदि आपसे पूछा जाए तो त्रिकूट पर्वत कहाँ पे है? करौली में है, जहाँ पे कैला देवी का मंदिर स्थित है। इसके अलावा लासड़िया का पठार जो है वो जेसमंद झील के पूर्व में स्थित है। और रघुनाथगढ़ जो है वो कहाँ पे स्थित है? सीकर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर राजस्थान में कौन से जिलों के युगम में वालरा कृषि की जाती है? दोस्तों वालरा कृषि दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। इसे स्थानांतरित कृषि या फिर झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखें खास तौर से भील जनजाति के लोग जो हैं वो ये कृषि करते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं जमुनापारी, मेवाती, थार पारकर, गिर। तो यहाँ पे देखिए मेवाती, गिर और थार पारकर ये तीनों ही गोवंश की नस्लें हैं। जबकि जमुनापारी जो है वो किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युगम महिला साक्षरता दर में प्रथम एवं द्वितीय स्थान रखता है? दोस्तों राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रथम स्थान पर जो महिला साक्षरता है वो किसकी है? कोटा की है। जबकि दूसरे स्थान पर कौन आता है? जयपुर। महिला साक्षरता में प्रथम स्थान कोटा और दूसरा स्थान किसका है? जयपुर का है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 874, 892, 903, 882। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 892। दोस्तों राजस्थान के 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात की हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 888। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है राजस्थान का वो कितना है? 888। जबकि ग्रामीण क्षेत्र का यदि हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र का जो है वो कितना है? 892। और शहरी क्षेत्र का यदि आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं शहरी क्षेत्र का 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 874। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 892। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई? ऑप्शन आपको दिए गए हैं कोटा, ब्यावर, अलवर और जयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, ब्यावर। दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1889 ईस्वी में सेठ दामोदर दास ने ब्यावर में द कृष्णा मिल नाम से सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की थी। किस नाम से? द कृष्णा मिल लिमिटेड।
द करसना मिल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सेठ दामोदर दास के द्वारा कब की जाती है? 1889 में। और याद रखें इसके सहयोगी कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं 1889 के बाद दूसरी मिल भी ब्यावर में ही खोली जाती है। और कब खोली जाती है? 1906 ईस्वी में। और उसका नाम है द एडवर्ड मिल। किस नाम से स्थापित होती है? एडवर्ड मिल। कब खोली गई? 1906 में। कहाँ पे खोली जाती है? ब्यावर में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 ब्यावर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान के वन जो है वो राजस्थान में दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर बांसवाड़ा यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं चामुंडा राज, तो सबसे पहले राजा बनेगा चामुंडा राज, उसके बाद 2 नंबर पे दुर्लभ राज, और 3 नंबर पे विग्रह राज, और 4 नंबर पे पृथ्वीराज प्रथम। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं मेजर बर्टन, विलियम ईडन, मेक मैसन और मॉरिसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेजर बर्टन। 1857 की क्रांति की हम बात करें तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? मेजर बर्टन। जबकि मेक मैसन जो है वो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं जोधपुर का। ईडन जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? विलियम ईडन। जबकि मॉरिसन कहाँ का था? भरतपुर का। मॉरिसन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? भरतपुर का। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं कर्नल रोक जो है वो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? प्रतापगढ़ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल रोक। इसके अलावा सिरोही का जेडी होल जो है वो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? सिरोही का। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं मेजर सावर जो है वो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? मेवाड़ का या फिर उदयपुर का। इस प्रकार से कर्नल रोक प्रतापगढ़ का, सिरोही का जेडी होल, मेजर सावर उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेजर बर्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन टोंक का नवाब था? टोंक का नवाब कौन था 1857 की क्रांति के समय? ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं मीर आलम, जहान खां, वजीरुद्दौला, सिराजुद्दौला। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 वजीरुद्दौला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं महाराजा गंगा सिंह, महाराजा फतेह सिंह, महाराजा सुमेर सिंह और राव उमेद सिंह। दोस्तों 8 फरवरी 1921 ईस्वी को नरेंद्र मंडल की स्थापना की जाती है और इसका प्रथम चांसलर जो है वो किसे बनाया जाता है? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महाराजा गंगा सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं राव कृष्ण सिंह, तखत सिंह, अमर सिंह और भोपाल सिंह। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 ईस्वी में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1897 ईस्वी में, और 1941 तक चलता है, जो दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। और कहते हैं कि बिजोलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह हुआ करते थे, जिसने किसानों पर लड़की की शादी में एक अतिरिक्त कर लगा दिया था जिसका नाम था चंवरी कर। राव कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया था किसानों पे? चंवरी कर लगाया था, जिसके कारण ये आंदोलन शुरू होता है। और राव कृष्ण सिंह के निधन के बाद उसका उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का ठिकानेदार बनता है,
जिसने किसानों पर तलवार बंधाई नामक कर लगाया था। तो राव पृथ्वी सिंह के द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तलवार बंधाई। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, तलवार बंधाई पृथ्वी सिंह के द्वारा। जबकि राव कर्षण सिंह के द्वारा कौन सा कर लगाया गया? चौरी कर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राव कर्षण सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कर्नल जेम्स टोड, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बंदायूनी और अबुल फजल। दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो 3 व्यक्ति मुख्य रूप से आप याद रखें। पहला आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। या फिर हल्दी घाटी का युद्ध भी कर्नल जेम्स टोड ने ही कहा था। दूसरा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने इसे क्या कहा? खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने। जबकि बंदायूनी ने इसे क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अब्दुल कादिर बंदायूनी। और इसकी एक किताब है मुत्खाब उल त्वारिख, वेरी इंपॉर्टेंट। मुत्खाब उल त्वारिख जो किताब है वो किसकी है? बंदायूनी की है। और इस किताब में हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया गया है। इसके अलावा बहुत ही शानदार बात, इस युद्ध में राणा प्रताप की जीत का उल्लेख करने वाले भी कुछ ग्रंथ है या अभिलेख है, वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहला राज रत्नाकर, वेरी इंपॉर्टेंट, राज रत्नाकर, जिसमें महाराणा प्रताप की जीत का उल्लेख मिलता है। और ये राज रत्नाकर जो है वो किसकी रचना है? सदाशिव भट्ट की रचना है, जो कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। सदाशिव भट्ट किसकी रचना है? राज रत्नाकर सदाशिव भट्ट की रचना है, जो कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। इस राज रत्नाकर में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की जीत का उल्लेख मिलता है। दूसरा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं राज प्रकाश। दूसरा राज प्रकाश, जो कि किशोर दास की रचना है। किसकी रचना है? किशोर दास की। इसके अलावा 3 नंबर पे आप नोट कर सकते हैं राणा रासो। राणा रासो, और ये राणा रासो किसकी रचना है? दयाल दास की रचना है। राणा रासो किसकी रचना है? दयाल दास की। इसके अलावा राज प्रशस्ति, जो कि राजसमंद झील के किनारे नोचोकी की पाल पर 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण की गई है। और इसे किसके द्वारा उत्कीर्ण किया गया? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा। और याद रखें ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। इसमें भी राणा प्रताप की जीत का उल्लेख मिलता है हल्दी घाटी के युद्ध में। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं उदयपुर का जगदीश मंदिर प्रशस्ति। दोस्तों इसके अलावा एक ताम्रपत्र है, मृगेश्वर ताम्रपत्र, जिसमें राणा प्रताप की जीत का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कादिर बंदायूनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपको दिए गए हैं रामचरण जी, हरिरामदास जी, रामदास जी और संत दरियाव जी। दोस्तों रामसनेही संप्रदाय की हम बात करें तो रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं थी, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहली है शाहपुरा भीलवाड़ा, और इस शाखा के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? संत रामचरण जी। शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? संत रामचरण जी को। और दूसरा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं रैण शाखा नागौर, जिसके प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत दरियाव जी। तीसरा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंहतल शाखा बीकानेर, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं संत हरिरामदास जी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 संत हरिरामदास जी। चौथी शाखा जो है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं खेड़पा जोधपुर। चौथी शाखा खेड़पा जोधपुर, जिसके प्रवर्तक थे संत रामदास जी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 संत हरिरामदास जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, 1921 की चांदखेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है?
ऑप्शन आपको दिए गए हैं दूध व खारा किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 बेंगू किसान आंदोलन। दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन 1921 में इसकी शुरुआत होती है। कब शुरू होता है? 1921 में शुरू होता है और इसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है? राम नारायण चौधरी के द्वारा। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने, जो कि राजस्थान सेवा संघ के अधीन कार्य कर रहे थे। किसके अधीन कार्य कर रहे थे? राम नारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के अधीन कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 बेंगू किसान आंदोलन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं दाऊ दयाल आचार्य, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल और बाबा हरिश्चंद्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दाऊ दयाल आचार्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं ब्रह्मगुप्त, विक्रम सिंह, चंदन राज और विमल शाह। दोस्तों देलवाड़ा में जैन मंदिरों के 5 समूह हैं, जिसमें देलवाड़ा का पहला मंदिर, जिसको हम विमल वसाही मंदिर कहते हैं, क्या कहते हैं? विमल वसाही जैन मंदिर। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, विमल वसाही जैन मंदिर। पहला मंदिर जो है उसका नाम क्या है? विमल वसाही जैन मंदिर, जो कि भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण विमल शाह के द्वारा करवाया जाता है। और किसके समय? उस समय आबू के परमार राजा हुआ करते थे धंधुक, और धंधुक के समय गुजरात के सोलंकी राजा हुआ करते थे भीमदेव। इस भीमदेव का मंत्री था विमल शाह, और इस विमल शाह के द्वारा लगभग 1031 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, विमल वसाही मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन थे? कीर्तिधर। इस मंदिर के वास्तुकार कौन थे? कीर्तिधर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 विमल शाह। जबकि यहीं पर लूण वसही मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा। और इस मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो कौन थे? शोभनदेव। जबकि विमल वसाही मंदिर का जो वास्तुकार है वो कौन है? कीर्तिधर। और शोभनदेव जो है वो लूण वसही मंदिर के वास्तुकार हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विमल शाह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निबोरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं हाथ में, नाक में, दांत में और गले में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं वालर, गवरी, गैर और घूमर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वालर। और याद रखें वालर जो है वो किसका नृत्य है? गरासिया जनजाति का। किस जनजाति का नृत्य है? गरासिया जनजाति का नृत्य है, जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।